अस्सलाम वालेकुम माय डियर डॉक्टर्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 34 गाइटन और गेनोन से एक कंसेप्चुअल वे में करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपका जो कंसेप्ट है मज़ीद ब्रॉड होगा और उसको हम पॉलिश करेंगे एक दफ़ा। अगर आपने बिल्कुल चैप्टर नहीं पढ़ा तो जो एमसीक्यूज़ हम करने जा रहे हैं तो हम सीक्वेंस वाइज ही करते हैं, टॉपिक वाइज करते हैं और एग्जैक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ करते हैं। तो साथ साथ आपको कंसेप्ट भी पता चलता जाएगा और साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ भी सीक्वेंस के साथ होते जाएंगे। पढ़ने का यह तरीका सबसे बेहतरीन होता है। आप थ्योरी को पढ़ते रहते हैं, रट्टा लगाते रहते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करनी कभी भी नहीं आएगी अगर आप उस वे में पढ़ते हैं। तो यही जितनी मर्ज़ी आप गाइडन को रट्टा लगा लो, लेकिन अगर आपने काम की चीज़ छोड़ दी और आपको वो चीज़ अप्लाई करनी नहीं आई तो आपका क्या फ़ायदा जो आपने हफ्तों लगा के वो चैप्टर पे रट्टे लगा के मेहनत की हो और आपको अप्लाई करना ही ना आए, आपके एमसीक्यूज़ ही ना हो उससे सॉल्व। तो यही तरीका है जो लेटेस्ट हम यूज़ करते हैं, जो एक बहुत ही कमाल की तरीका है जिस पे बच्चों को 100% रिज़ल्ट मिलता है, वो ये वाला वे है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। एमबीबीएस एक मुश्किल है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और इसको करना थोड़ा मुश्किल चीज़ें हैं, लेकिन हम एक टेक्निकल वे में और स्मार्ट वर्क करने को तरजीह देते हैं बजाय इसके तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की जाए जिसका आउटपुट भी हमें इतना ना मिले। ठीक है, इसमें इनपुट हमारी 100% ही होती है, लेकिन आउटपुट भी हमारा बहुत अच्छी होती है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है इधर। तो हम एग्जैक्ट वही एमसीक्यूज़ करते हैं, वही थ्योरी पढ़े होते हैं जो हमारे एमसीक्यूज़ में आनी होती है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स देखने के 2 रूल्स हैं। हमारी फिजियोलॉजी तो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, बस 2 लेक्चर और रह गए हैं। ठीक है, तो हमारी फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो ब्लॉक 1 में आपके 140 एमसीक्यूज़ हैं, 140 एमसीक्यूज़, जिसमें से 37 एमसीक्यूज़ जो थे वो फिजियोलॉजी के थे। तो इंशाल्लाह हमारे वो 37 एमसीक्यूज़ बिल्कुल ठीक होंगे अगर आपने 2 रूल्स को फॉलो किया है। ठीक है, 2 मैंने रूल्स बनाए थे। एक आपने बैठकर वीडियो देखनी है, दूसरा आपने अपने पास एक फोल्डर रखना है, उसमें एक पोर्शन बनाना है ब्लॉक 1 फिजियोलॉजी का। उसमें हर चैप्टर वाइज जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, उसमें आपने अपनी हर एमसीक्यू वाइज आपने मिस्टेक नोट की होगी। अगर आपका कोई कंसेप्ट वीक है, मैंने कंसेप्ट बताया, आप उसमें वीक है, मैंने कोई हिंट बताया, मैंने ट्रिक बताया, मैंने उसको मेमोराइज़ करने का एक वे बताया, तो आपने वो नोट डाउन करना है, आप वरना भूल जाएंगे। इन वीडियोस का आपको अगर 100% फ़ायदा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक्सेल करें और इनको एंड तक याद रखें, तो आपने ये मिस्टेक्स नोट लाजमी करनी है, अदरवाइज़ वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ कि आपको मिले। ठीक है, और आप भी चाहते होंगे कि आपका जो एग्ज़ाम में आपका कम से कम टेंशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके माइंड में हो। एज़ यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम यूएचएस को देखते हैं। यूएचएस क्या चाहता है? सर जिन्होंने हमारा एग्ज़ाम बनाना है वो चाहते हैं कि आपको चैप्टर नंबर 34 गाइटन और गेनोन 2 आपके ऑफिशियल रेफरेंस बुक हैं। आपका पेपर बुक्स की लाइंस होता है और रेफरेंस बुक से आता है। ठीक है, कोई और सोर्स नहीं आता। आप इंडियन लेक्चर्स वगैरह लेंगे, उसमें अगर गाइटन और गेनोन को फॉलो किया जा रहा है तो समझ लें वो भी आपके सिलेबस का पार्ट ही है। ठीक है, बेसिकली होता आपका जो है सोर्स ही है। सबसे पहले हमारे यूएचएस चाहता है कि हम टाइप्स ऑफ ब्लड वाइट ब्लड सेल्स को देखें, टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल को अच्छे से देखें। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स देखें। इस चैप्टर में हम 6 किस्म के सेल्स देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स के। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स आगे 6 तरह के होते हैं। बेसिक तो 2 टाइप्स होते हैं ना, ग्रेनुलोसाइट्स या ग्रेनुलोसाइट्स। मैं आपको ना बड़े कंसेप्चुअल वे में ये 5 सेल्स हैं ना, इनके मतलब एमसीक्यूज़ आएगा। आपको ये 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये 5 सेल्स की, कि एक्यूट इन्फेक्शन हो गया है, फर्स्ट कोई इन्फेक्शन हो गया, उसमें पहला सेल कौन सा आके इन्वॉल्व होगा, पस फॉर्मेशन में कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एलर्जिक रिएक्शन में कौन से सेल्स होते हैं। ये 5 ऑप्शन में दिए गए होंगे, 5 के 5 सेल। न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद असिनोफिल्स, बेजोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, तो ये और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए इनको मैंने इतना ब्यूटीफुल वे में आपके लिए कंसाइज कर दिया ना। इसके हर सेल के 4 करैक्टर्स हैं जो कि उसी के करैक्टर्स हैं और किसी में सिमिलर नहीं होंगे। आपको सेल का नेम पता होगा, न्यूट्रोफिल्स, आपको पता होगा कि ये 4 करैक्टर्स इसी के हैं। अगर एमसीक्यूज़ में वैसे 4 वर्ड्स के कीवर्ड्स आ गए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो एमसीक्यूज़ का आंसर है वो ये वाला सेल है। तो बड़ा कमाल का होने वाला है। अच्छा, और हमें यूजर्स चाहता है कि भाई डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग एजेंट्स बाय न्यूट्रोफिल्स ये बताएं, लीकोसाइटोसिस एंड लीकोपीनिया के बारे में बताएं। ठीक हो गया सर। उसके बाद वो चाहते हैं कि हम बताएं इनको अफेक्ट ऑफ ल्यूकीमिया ऑन बॉडी और प्रोसेस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग
एजेंट बाय मैक्रोफेजेस, डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंस। ये मैंने बड़ी ब्यूटीफुल वे में 4 लाइन्स ऑफ डिफेंस आपकी, और चारों लाइन्स ऑफ डिफेंस में याद रखना है कौन से सेल्स होते हैं, और ये आपको 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको आपके माइंड में बिठा दूंगा, ठीक है। और ये बड़ा ब्यूटीफुल वे है याद करने का, ये इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। उसके बाद फंक्शन एंड न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन एंड मैक्रोफेजेस के फंक्शन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में क्या रोल है, वॉलिंग ऑफ इफेक्ट क्या होता है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या होता है। अच्छा, जब भी किसी चीज़ के 2 नाम होते हैं तो मेरे जहन में फ़ौरन चीज़ आ जाती है, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर क्या करता है, जो बुक में नाम दिया हुआ है ना वो नहीं पूछता, दूसरा नाम यूज़ कर लेता है बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये वाला वर्ड तो बार बार यूज़ हुआ होगा, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, लेकिन इसका दूसरा नाम ना एक दफ़ा वो बस ब्रैकेट में लिख देता है कि भाई मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम भी किसी चीज़ का नाम है, ठीक है। मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो यकीनन आपके लिए कन्फ्यूजिंग होती हैं, ये पहले आपने ध्यान रखना है। तो हमेशा एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ गोल्डन रूल्स बता देता हूँ। अच्छा, बाकी फंक्शन ऑफ बेसोफिल्स, फंक्शन ऑफ एसिनोफिल्स एंड सारी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो 35 होगा, जिसमें लिम्फोसाइट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चैप्टर आ जाएगा ABO ब्लड सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट चैप्टर है वो आपका 37 वाला है, वो हीमोस्टेसिस है, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग इस तरह होती है, वो आखिरी चैप्टर है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला MCQs है वो क्या कहता है, कहता है 25 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट है और वो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को देख रहा है। इसमें उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसाइट इज एक्सपेक्टेड टू द मोस्ट नंबरस अंडर नॉर्मल फिजिकल कंडीशन। तो कौन से जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना वो अमाउंट में ज़्यादा होंगे। अच्छा, जो होते हैं ना, आपकी गाइडलाइन कहती है कि ये 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो आपके पास होते हैं ये होते हैं 6 टाइप्स के। ये अगर 1 लाइनर अगर कुछ आ जाता है MCQ तो आपको याद होना चाहिए कि ये 6 टाइप्स हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। जो आपके पास ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ना, इसको हम एक निमोनिक से याद करते हैं, इसको कहते हैं NEB, नेब, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और इधर ए ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास होते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। आपने याद रखना है ये वाले हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं 62%। ये परसेंटेज याद रखनी है। जो चीज़ें वैल्यूज़ याद रखनी है मैं आपको बता दूंगा, जो नहीं याद रखनी वो मैं आपको नहीं कहूँगा, ठीक है। अपने माइंड में इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालना, जो मैं कहूँगा वो याद रखनी है। न्यूट्रोफिल्स 62% होते हैं, एसिनोफिल्स 2.3% होते हैं, बेसोफिल्स 0.4% होते हैं एंड मोनोसाइट्स हमारे पास 5.3% होते हैं, लिम्फोसाइट 30% होते हैं। अगर ये आपको नहीं याद तो आपने वीडियो को पॉज करना और इसको अभी याद करना है, ठीक है। अभी याद करें। सबसे ज़्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद सबसे ज़्यादा उससे कम क्या होते हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये 92% ये 2 सेल्स बना देते हैं। बाकी एसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स सबसे कम जो होते हैं ना वो बेसोफिल्स होते हैं। बेसोफिल्स कितने कम होते हैं 0.4%। ये एक तरीका होता है याद करने का। बस इनोफिल्स और मोनोसाइट्स देख लो, उसमें 5.3% है, इसमें 2.3% है, ठीक है। 0.3%, ये इस तरह याद है, आपके माइंड में अब चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स जो हमारे पास सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं कितने, हमारे पास 62% होते हैं, ठीक है। इसके 4 कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, न्यूट्रोफिल्स, इसके आपने 4 कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। पहला कीवर्ड कि ये ब्लड के अंदर मेच्योर फॉर्म में ही होते हैं। न्यूट्रोफिल्स ब्लड के अंदर अगर प्रेजेंट है तो ये मेच्योर फॉर्म में बनते कहाँ पे हैं, आपके जो जितने भी ये सेल्स हैं ना, ग्रेनुलोसाइट्स जितने भी हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं जितने भी, ये कहाँ पे बनते हैं सर, ये हमारे पास बनते हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। बोन मैरो के अंदर बनते हैं, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अगर मैं पूछूं बोन मैरो के अंदर तो ये बनते हैं, बोन मैरो के बाद बनने के बाद ये कहाँ पे आते हैं सर, ये ब्लड के अंदर आते हैं, वेरी गुड। ब्लड के अंदर आने के बाद ये कहाँ जाते हैं सर, पहले बोन मैरो में बनते हैं, ब्लड में आते हैं, ब्लड के बाद टिश्यू में जाते हैं। सर ये क्या बता रहे हैं, ब्लड में आते हैं टिश्यू में जाते हैं, क्यों जाते हैं। जितने भी आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं ये डिफेंस है, ये बचपन से पता होगा। अब मेरी बात सुनो, बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। आपका कोई भी इन्वेडर आएगा आपकी स्किन के थ्रू आएगा। अगर आपने कोई खाना खाया उसमें कोई बैक्टीरिया है, कोई ऐसा पैरासाइट है, तो वो आपके क्या इंटेस्टाइन इंडोथीलियल के थ्रू आएगा, तो वो टिश्यूज़ के थ्रू इन्वेड करेगा ना। जो अटैकर है वो टिश्यूज़ में आते हैं। तो आपके वाइट ब्लड सेल्स जो डिफेंस कर रहे हैं, क्या ये ब्लड में होने चाहिए, ये आपके टिश्यूज़ में होने चाहिए। तो सबसे पहले ये बनते कहाँ पे हैं, बोन मैरो में। फिर कहाँ जाते हैं, ब्लड के अंदर। ब्लड के बाद कहाँ जाते हैं, टिश्यूज़ में।
तो आपकी गाइटन ने थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं कि ब्लड में कितनी देर रहते हैं, और बाकी ये एमसीक्यूज आपके आते हैं, ठीक है। वो कहती है कि गाइटन कहती है कि ब्लड के अंदर जो जितने भी आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं ना, जो ब्लड के अंदर कितनी देर रहते हैं, 4 to 8 आवर्स। ये पूछा जाता है, एमसीक्यूज आएगा आपको, ट्रांजिएंट टाइम ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स इन द ब्लड इज 4 to 8 आवर्स, ठीक है। 4 से 8 घंटे रहते हैं। उसके बाद चले जाते हैं टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में कितनी देर रहते हैं? टिश्यूज़ में आपके ब्लड के बाद इन्होंने कहा जाना टिश्यू में ये 4 to 5 डेज तक रुकते हैं, 4 to 5 डेज तक। ये आपने याद रखना है। हेल्दी टिश्यूज़ में ये 4 to 5 डेज तक रहते हैं। मैंने हेल्दी टिश्यू कहा है तो मैंने कुछ सोच समझ के कहा होगा कि जो आपके ग्रैनुलोसाइट्स हैं वो बोन मैरो में बने, ब्लड में आए, 4 से 8 घंटे ब्लड में रहे, उसके बाद ये टिश्यू में चले गए। हेल्दी टिश्यू में ये 4 से 5 दिन का इनका ट्रांजिएंट टाइम या सर्वाइवल टाइम होता है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अंडरस्टूड? ए ग्रैनुलोसाइट्स में, मोनोसाइट्स में आ जाए, ये जो ब्लड में रहते हैं ना, ये 10 to 20 आवर्स तक रहते हैं, 10 to 20 आवर्स तक रहते हैं। मोनोसाइट्स 10 to 20 आवर्स तक रहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहाँ जाना है? बोन मैरो में बने, फिर ब्लड में आए, 10 to 20 आवर्स ट्रांजिएंट टाइम, ठीक है। उसके बाद टिश्यूज़ में आके ये मंथ्स तक रह सकते हैं, ठीक है, ये मंथ्स तक रह सकते हैं। ये ज़रूरी वैल्यूज़ हैं, यही वैल्यूज़ आपने बस याद रखनी है, और कोई वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका तकरीबन आपका हो गया। अब न्यूट्रोफिल्स, आपके जो 5 सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट। मैक्रोफेज का नाम तक नहीं लेना आपने, ठीक है। कोई मैक्रोफेज एग्जिस्ट नहीं करता, उसको कंफ्यूज नहीं करना। मैं जिस वे में पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, एक होता है एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स। पहले हम ना न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को इकट्ठा पढ़ते होते हैं, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को फिर इकट्ठा पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो 4 किस्म के सेल्स हैं, हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स, आपके पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, इनके बारे में 4 करैक्टर्स आपने याद रखने हैं कि ये जो है ना, ये मेच्योर होते हैं इन ब्लड। न्यूट्रोफिल आपके पास है ना, वो मेच्योर कहाँ पे होते हैं? ब्लड के अंदर मेच्योर हो, ब्लड के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब ये मेच्योर फॉर्म में होते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन का अगर वर्ड यूज आता है एमसीक्यूज में, तो आपने न्यूट्रोफिल्स की तरफ जाना है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर फ्रॉम द ब्लड, अगर पूछा जाए कि एक इन्फेक्शन हुआ है, उसमें आपको बताया जाए कि कौन सा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे होगा, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये 5 के 5 ऑप्शन दिए जाएं आपको, तो कौन सा लगाएंगे? न्यूट्रोफिल्स। अगर आपसे बताया जाए कि पस फार्मेशन में डेड न्यूट्रोफिल्स की जब डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है, तो ये पस फार्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पस में जो ना डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जिंदा नहीं लगा देना, अगर जिंदा का भी ऑप्शन दे के कन्फ्यूज़ करते हैं, डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं पस फार्मेशन में, ठीक है। अच्छा सर, ये क्या करते हैं ये न्यूट्रोफिल्स? ये 4 कीवर्ड तो मुझे समझ आ गए, एक्यूट इन्फेक्शन, फर्स्ट रिस्पॉन्डर फ्रॉम द ब्लड या पस फार्मेशन, और ये ब्लड में मेच्योर फॉर्म में होते हैं। तो मतलब मोनोसाइट्स नहीं होंगे मेच्योर फॉर्म में इन ब्लड, इसलिए ये पॉइंट लिखा है पहला। ये आपको कुछ पॉइंट्स ना आगे जाके समझ लगते हैं, वो इंटरलिंक्ड होते हैं साथ। अच्छा, ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये कोई अच्छे, ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब चीज़ों को खाते हैं। मोनोसाइट्स भी खाते हैं। कौन से अच्छे हैं? मोनोसाइट ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये जो है ना न्यूट्रोफिल, ये 3 से लेकर 20 तक, 3 to 20 बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या इंगल्फ कर सकते हैं मरने से पहले। ठीक है सर, ये हमें याद हो गया। उसके बाद ये 3 तरह की मूवमेंट्स शो करते हैं, 3 तरह की मूवमेंट्स को शो करते हैं। एक होती है मार्जिनेशन, एक होता है डायपर्डिसिस या एक्स्ट्रावजेशन, तीसरी होती है कीमोटैक्सिस। 3 तरह की मूवमेंट्स को शो करते हैं। अब मैं आपको ये पहले कीमोटैक्सिस, आपको पता है केमिकल की मदद से अट्रैक्शन होना, फिर केमिकल कोई दूर पड़ा हुआ है, वो केमिकल सिग्नल दे रहा है, तो उसके केमिकल सिग्नल की वजह से किसी चीज़ का उस चीज़ के पास जाना, सिंपल है। डायपर्डिसिस या एक्स्ट्रावजेशन जो होता है ना, वो एक ही चीज़ के 2 नाम है। गाइडन थोड़ा कहती ये है कि एक्स्ट्रावजेशन का मतलब है कि न्यूट्रोफिल्स का ब्लड कैपिलरीज से गुजर देना। ब्लड की कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज भी वॉल से बनी होती हैं। कौन से सेल्स होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। तो उनमें जो स्पेसीज होती हैं, उनमें से अगर सेल गुजर के जा रहा है, ये देखो, ये डायग्राम है। अच्छा, यहाँ पे देखो, मुझे ये देख के बताओ, ये देखो, ये सेल्स हैं, ये क्या हैं? ये सेल हैं, ब्लड वॉल है, उसके ब्लड के वॉल के सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, और ये बीच में न्यूक्लियस है इसका। एंडोथेलियल सेल्स इस तरह के होते हैं, ये इस तरह के सेल्स हैं। इनके दरमियान अब थोड़ी सी स्पेसिस भी तो होंगी ना, तो इन स्पेसिस से अगर न्यूट्रोफिल्स जाएंगे तो वो कहती है कि इसको कहते हैं एक्स्ट्रावजेशन। अगर कहती है कि अगर कोई ब्लड सेल जाए तो उसको डायपर्डिसिस कहते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स भी तो ब्लड सेल्स ही है ना,
तो बेसिकली डायबिटीज़ और एक्स्ट्रावाजेशन सेम ही चीज़ के दो नाम हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और आपने कोई इसमें ये एमसीक्यूज नहीं आएगा, इस तरह के नहीं आएगा। तो आपने याद रखना डायबिटीज़ या एक्स्ट्रावाजेशन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अच्छा, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है मार्जिनेशन। इसमें 3 एमसीक्यूज हैं। मार्जिनेशन में 3 एमसीक्यूज ये हैं कि आपकी जो ये मैंने एक पूरी एक ना ब्लड वेसल बनाई हुई है, ये पूरी एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ब्लड वेसल की 2 वॉल्स होती हैं, आपको पता है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। अब ये वाली जो वॉल है आपको पता है किससे बनी है, ये एंडोथेलियल सेल्स से मिलकर बनी है, एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। छोटे छोटे सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स हैं, और इसके अंदर ब्लड है, इस पूरी के अंदर ब्लड है, ठीक है। ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। एक होता है सिलेक्टिन, आपकी जो एंडोथेलियल है इसके ऊपर रहता है, एक होता है सिलेक्टिन, एक होता है आई कैम 1। आई कैम 1 का मतलब होता है इंट्रा सेलुलर एडहेजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, ये आपके एंडोथेलियल वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स होते हैं। जबकि इंटीग्रेंस, एक होता है इंटीग्रेंस, वो कहाँ पे होते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स के ऊपर होते हैं। ये आपने 3 एमसीक्यूज याद रखने। तो ये 3 तरह की आपकी मूवमेंट्स हैं। होता ये है कि आप जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, ये ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स आके ये ब्लड वॉल्स के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिनेशन। अब अटैच होंगे सर, क्या कोई ग्लू श्लू लगा के अटैच हो जाते हैं, क्यों अटैच होते हैं? आपको पता है न्यूट्रोफिल्स के ऊपर मैंने अभी क्या कहा था, इंटीग्रेंस होते हैं। जबकि ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके ऊपर 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक सिलेक्टिन होता है और एक आई कैम 1 होता है। ये एंडोथेलियल वॉल के ऊपर होता है, ब्लड कैपिलरीज की वॉल, जबकि न्यूट्रोफिल्स के ऊपर इंटीग्रेंस होते हैं, ठीक है। ये आपको होप सो चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसमें जो किलिंग मशीनरी है, अच्छा न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो आपको बताएगा कि कोई सेल जो है वो फ्ला एजेंट को यूज़ करके किल कर रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा सेल है। तो न्यूट्रोफिल के केस में आपने रखना है, याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करता है। वो छोड़ दें कि सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम आ गया और आपको न्यूट्रोफिल्स का ज़हन में नाम नहीं आया, तो फिर हैरानी वाली बात है। मतलब जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात आएगी तो सिर्फ आपके जहन में न्यूट्रोफिल्स का नाम आना चाहिए, ठीक है। और एक एंजाइम का नाम भी आना चाहिए, माइलोपेरोक्सीडेज। ये लाइसोसोमल एंजाइम होता है जो कि क्लोराइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरियोसाइडल हाइपोक्लोराइड में। होप्सो कि बड़ा एक ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये पूरा हमने न्यूट्रोफिल्स को पढ़ लिया, न्यूट्रोफिल्स के साथ हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हमारे कोई 25 से 30 एमसीक्यूज किस्म की वैराइटीज़ हमने कर ली, तो हम देखते हैं हमारा कितना को कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब मुझे बताओ मोस्ट नंबरस जो होती है ना सेल्स कौन से होते हैं? आपको पता है न्यूट्रोफिल्स कितने होते हैं? न्यूट्रोफिल्स 62% होते हैं। उसके बाद कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं 30%। अच्छा शाबाश। उसके बाद मुझे बताओ निब में जो आता है ना एसिनोफिल कितने होते हैं सर? 2.3% होते हैं। गुड हो गया। बेजोफिल सबसे कम होते हैं सर, 0.4% होते हैं। मुझे बताओ मोनोसाइट्स कितने होते हैं सर? ये भी वो 0.3 वाला, तो 5.3%। अब मुझे बताओ कि लिम्फोसाइट्स हमारा हो गया, सबसे ज़्यादा हो जाएंगे न्यूट्रोफिल्स। ये 7 लिखी हुई है परसेंट है, ये भी पढ़ लो। द बोन मैरो सर्व एज अ मैसिव रिजर्वायर फॉर ल्यूकोसाइट्स नॉर्मली। ये बुक की लाइन है, वो इस एमसीक्यूज में ये कहता है कि आपकी जो बोन मैरो है ना उसके अंदर 3 टाइम्स तक वाइट ब्लड सेल्स पड़े होते हैं। जितने ब्लड के अंदर है ना, जितने ब्लड के अंदर पड़े हुए हैं उससे 3 गुना उधर भी पड़े हुए हैं आपके पास। कहाँ पे सर? बोन मैरो के अंदर, जो कि 6 दिन तक सप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी जो ब्लड है अगर उसमें से मैं वाइट ब्लड सेल्स को ख़त्म कर दूं तो आपकी जो बोन मैरो है ना वो फिर से वाइट ब्लड सेल्स को भर देगी। ओके सर मैं फिर से निकाल देता हूँ। आपकी जो बोन मैरो वो फिर से सारे वाइट ब्लड सेल्स को भर देगी। सर मैं फिर से निकाल देता हूँ। तो आप 3 दफ़ा तक सेल्स को निकाल सकते हैं अपने जो है ना बॉडी से, तो आपकी बोन मैरो उसको सप्लाई कर देगी। यही फ़ायदा, ब्लड जो डोनेट करते हैं ना तो आपको वाइट ब्लड सेल्स की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि आपका जो बोन मैरो उसमें 3 टाइम्स तक रिजर्वायर होता है, ठीक है, जो कि 6 दिन तक चलता है। तो इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स। ये बुक की लाइन है, ये अच्छा एमसीक्यूज़ है, 1 लाइनर के तौर पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आपके पास, ड्यूरिंग एन एक्यूट इन्फेक्शन, बहुत ही अच्छा एमसीक्यूज़ है। ग्रैनुलोसाइट्स अगर कोई बच्चा इसका सही आंसर बता दे, डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर दिया और मेरा चैनल भी नीचे है, व्हाट्सअप चैनल, वो भी आपने ज्वाइन करना। मटीरियल वहाँ पे मिलता रहेगा, आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। तो आपने मेरा चैनल ज्वाइन करना है और आपको बड़ी कमाल की चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, कहता है कि ड्यूरिंग एन एक्यूट इन्फेक्शन
granulocytes move rapidly into the tissue. What is the typical lifespan of the granulocytes once it has entered an area of serious tissue infection? जिस बच्चे ने 4 to 5 डेज लगाया उसको मेरी हेल्दी वाली बात याद नहीं आई थी। देखो जो ग्रेनुलोसाइट्स बने कहाँ पे, बोन मैरो में। बोन मैरो के बाद ये ब्लड में आएंगे। ब्लड में ट्रांजिएंट टाइम कितना होता है, 4 to 8 आवर्स। उसके बाद जाएंगे टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में हेल्दी टिश्यूज़ में 4 to 5 डेज होगा। लेकिन ये तो एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, सेल्स फेल हुए हुए हैं, प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे तो लड़ाई लड़के ये पहले फ्यू आवर्स में ही डेड हो जाएंगे। ठीक है। सीरियस इन्फेक्शन के केस में जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड रैपिडली होते हैं। उसके बाद इसका जो लाइफ स्पैन है वो थोड़े घंटों का रह जाता है, जबकि हेल्दी टिश्यूज़ में इनका जो लाइफ स्पैन होता है टिश्यूज़ के अंदर वो 4 to 5 डेज होता है। बहुत कमाल का एमसीक्यूज़ का, बहुत अच्छा एमसीक्यूज़ था। गलत किया तो नोट डाउन कर लो इसको, ये कंसेप्ट है आपका। Which of the following process involves the squeezing of neutrophils through narrow gaps between endothelial cells in the capillaries? आपकी जो कैपिलरीज हैं वो एंडोथीलियल सेल्स से मिलके बनी है। एंडोथीलियल सेल्स बिल्कुल जुड़ जुड़ के साथ नहीं है, थोड़ा थोड़ा गैप है इनके दरमियान। तो वॉल के अंदर जो गैप है उनके अंदर से अगर वाइट ब्लड सेल्स निकल जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स निकल जाते हैं, तो डायोपेडिसिस या एक्स्ट्रावजेशन कहते हैं इसको। ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन, कीमोटैक्सिस मैं बता चुका हूँ। एम्बॉयड मूवमेंट ये होती है कि सेल जो अपना साइटोप्लाज्म आगे फेंक देते हैं, पीछे से खाली हो जाते हैं, फिर तो आगे मूव करते हैं, फिर करते हैं, फिर दोबारा से अपने अंदर क्या करते हैं, फ्लूइड को पीछे कर देते हैं, फिर आगे। इस तरह की मूवमेंट जो होती है उसको कहते हैं एम्बॉयड मूवमेंट, और ये तकरीबन 40 माइक्रोमीटर पर मिनट होती है। ठीक है। मतलब 1 मिनट के अंदर ये 40 माइक्रोमीटर तक ये मूव कर सकती हैं डायबिटीज एम्बर्ड मूवमेंट से। फैगोसाइटोसिस आपको पता है, अगर निगल लेना, ये किसका काम है, ये न्यूट्रोफिल्स का काम है और मोनोसाइट्स का। सबसे अच्छे इसमें मोनोसाइट्स हैं। ठीक है। मोनोसाइट्स 100 बैक्टीरिया तक को खा सकते हैं। मोनोसाइट्स में इसलिए कह रहा हूँ ये मैक्रोफेजेस बनते हैं। मैक्रोफेजेस वैसे ही याद नहीं रखना, आपने मोनोसाइट्स से याद रखना है। तो ये 100 बैक्टीरिया आप खा सकते हैं जो जो होते हैं आपके पास मोनोसाइट्स। जबकि आपका जो न्यूट्रोफिल्स है ये 3 to 20, ये आपको पता है। ऑप्सोनाइजेशन, टैग करना, किसी चीज़ को टैग कर देना या किसी चीज़ को हम वैसे निशान लगा देना कि भाई फ्लैग कर देना कि इस चीज़ को हमने किल करना है। ठीक है। ये ऑप्सोनाइजेशन होती है, मतलब टारगेटेड किलिंग, किसी को टारगेट करके किलिंग। अंधे ऐसे नहीं है कि सारे को खा जाओ, एक बंदे को टारगेट कर दिया फिर उसी को खाना है सिर्फ। तो इसमें हमारे पास आएगा डायबिटीज। ठीक है। बाकी ये पढ़ सकते हो आप, जितने भी लिखे हैं पॉज करके वीडियो पढ़ लो। ये आप अपने फोल्डर में अगर नहीं याद तो आपने एक हेडिंग देनी है, कीमोटैक्सिस इज अ वाइटल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टिंग ल्यूकोसाइट्स टू द साइट्स ऑफ द इंजरी। What is the maximum effective distance over which a chemotactic signal can typically draw white blood cells from the capillary? अच्छा, जो कीमोटैक्टिक सिग्नल आते हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर होते हैं। तो इनका 4 से 5 घंटे मैंने आपको कहा था, 4 से 8 घंटे जो ड्यूरेशन होता है ट्रांजिएंट टाइम ब्लड में। तो ये टिश्यूज़ में जाते हैं। टिश्यूज़ में कैसे जाते हैं, कोई ना कीमोटैक्टिक सिग्नल आता है, तो फ्लां टिश्यू में इन्होंने भाग के जाना होता है फिर। तो ये जो सिग्नल है ये कितनी रेंज का होता है, तो ये 100 माइक्रोमीटर रेंज तक होता है। ठीक है। जो टिश्यूज़ है ना, टिश्यूज़ के अंदर कहीं इन्फेक्शन हो गया, ये वो हो गया, तो उसके अब जो बाउंड्री है ना वो 100 माइक्रोमीटर तक अगर है ना, उसके पास आसपास कोई ब्लड कैपिलरी है तो उसमें से वो वाइट ब्लड सेल को अट्रैक्ट कर लेंगे कीमोटैक्टिक की मदद से, टैक्सिस की मदद से। ठीक है। होता क्या है, आपके जो ब्लड है ना, आपकी जो बॉडी है उसमें टिश्यूज़ हैं। अभी हर टिश्यू, बॉडी का हर टिश्यू ना 50 माइक्रोमीटर की रेंज में है ब्लड कैपिलरीज, मतलब हर 50 माइक्रोमीटर की रेंज में हर टिश्यू के को ना हर 50 मैक्सिमम 50 माइक्रोमीटर की रेंज में कैपिलरी मिल जाती है, ब्लड सप्लाई मिल जाती है। इसीलिए कोई मसला नहीं है। 50 माइक्रोमीटर तो हमारे पास एक सेफ लिमिट आ गई। क्यों, कीमोटैक्सिस जो है ना वो उसकी जो मैक्सिमम जो अफेक्टिव डिस्टेंस है वो 100 माइक्रोमीटर है। तो कोई भी टिश्यू में कोई कीमो अट्रैक्टेंट आता है, कोई एजेंट आता है, कोई एंटीजन आता है, तो ब्लड में से फ़ौरन वाइट ब्लड सेल्स भाग पहुंच जाएंगे उस टिश्यूज़ में। ठीक है। इसीलिए कोई ऐसा सेल हमारा टिश्यू नहीं है जिसको ब्लड सप्लाई ना की जाए, उसके आसपास ब्लड कैपिलरीज ना हो। 50 माइक्रोमीटर की रेंज में सब सारे टिश्यूज़ के पास होती है। मैक्सिमम अगर कोई टिश्यू दूर है ना ब्लड कैपिलरी से तो 50 माइक्रोमीटर तक होगा। इसका जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो तो 100 माइक्रोमीटर ही आएगा ना फिर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6,
कहता है द एफिशिएंसी ऑफ द फेगोसाइटोसिस इज ग्रेटली इनहेंस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्लीमेंट कैस्केड significantly attached to the phagocyte receptor to initiate this process। अच्छा देखिएगा, मेजर बेसिक प्रोटीन जो है ना, मेजर बेसिक प्रोटीन ये आपको एक सेल में मिलेगा, उसका एक करेक्टरिस्टिक है। तो ये कोई फैगोसाइटोसिस में हेल्प नहीं करता, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ना इंटरल्यूकिन्स 1 है, ये तो ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं। इनमें से जो ना मतलब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपका कंप्लीमेंट सिस्टम होता है जो कैस्केड को इनिशिएट करता है, इसको कहते हैं C3 प्रोडक्ट। तो इस MCQs का जो आंसर है ना वो C3 प्रोडक्ट आएगा। बाकी जितने MCQs हैं मैंने आपको ये बताया कि ब्रैडिकाइनिन और हिस्टामिन ये हमारे पास जो है ना बेसोफिलिक जो सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स हैं बेसोफिलिक सेल्स। आपने बेसोफिलिक सेल मास्ट सेल का अलग से डिस्कस नहीं करना, जैसे मैक्रोफेज का अलग से डिस्कस नहीं करना, अपने मोनोसाइट का मेन रखना है अपने माइंड में। इसी तरह आपने बेसोफिलिक सेल जो है ना बेसोफिलिक सेल्स उनको माइंड में रखना है। ये आपका MCQs एक ईजी सा हो गया। MCQs नंबर 7 कहता है कंपेयर टू द न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस आर मच मोर पावरफुल फेगोसाइटोस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक यूनिक टू द मैक्रोफेजेस इन देयर फैगोसाइटिक रोल। हम देख लेते हैं, हमने न्यूट्रोफिल्स को पढ़ लिया है। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो न्यूट्रोफिल्स में हमने क्या पढ़ा है। न्यूट्रोफिल्स में हमने पढ़ा है जी, ये क्या है, मेच्योर इन ब्लड के अंदर होंगे तो ये मेच्योर फॉर्म में ही होते हैं। उसके बाद हमें ये पता कि एक्यूट इन्फेक्शन का कोई वर्ड आएगा तो हमने न्यूट्रोफिल्स लगाना है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर फ्रॉम द ब्लड अगर बात होगी तो न्यूट्रोफिल्स लगाने हैं। पस फॉर्मेशन में डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये हमने लगाना है। और ये 3 से लेकर 20 बैक्टीरिया 3 to 20 बैक्टीरिया तक इनगल्फ कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे जहन में हैं। और ये किलिंग मशीनरी कौन सी यूज़ करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को यूज़ करते हैं। इतनी सी सिर्फ बात आपने न्यूट्रोफिल्स की याद रखनी है। मोनोसाइट्स थोड़ी सी अलग है। मोनोसाइट्स क्या कहते हैं, ये ब्लड के अंदर इमैच्योर होते हैं। मैंने कहा ना कि ये क्यों आया, हमने न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को साथ साथ पढ़ना है। NMABC में पढ़ोगे तो NM साथ साथ होता है ना, फिर ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट इसी तरह साथ साथ हैं बिल्कुल। वो ब्लड के अंदर जो होते हैं ना वो मैच्योर होते हैं, जबकि मोनोसाइट्स हमारे ब्लड के अंदर इमैच्योर होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर सर इमैच्योर होते हैं तो फिर क्या करते हैं सर, मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर जब इमैच्योर होते हैं तो ये टिश्यूज़ के अंदर इंटर होते हैं। टिश्यूज़ में जाकर ये स्वेल करते हैं। कितना स्वेल करेंगे, 5 टाइम्स तक। जो ब्लड में मोनोसाइट्स हैं वो अपना साइज 5 टाइम तक इंक्रीज़ करते हैं और पावरफुल मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। जब ये टिश्यूज़ में एक अच्छे मैक्रोफेजेस बन गए हैं तो ये 100 बैक्टीरिया तक को इनगल्फ कर सकते हैं। सर न्यूट्रोफिल्स तो 3 से लेकर 20 तक कर सकते थे, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छे फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये अच्छे मैक्रोफेजेस हैं ना, मैक्रोफेजेस मैंने कहा था बेस्ट होते हैं। ये इंटायर RBC को भी इनगल्फ कर सकते हैं, एक पूरे के पूरे RBC सेल को भाई खा जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह का कोई MCQs आपको आता है क्लिनिकल बन गए कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन हो गई है जिसमें RBC सेल ही इनगल्फ हो रहे हैं, तो उनको कौन करेगा, मैक्रोफेज करेगा। मलेरियल पैरासाइट, ये बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा, पैरासाइट और चीज़ें होती हैं। पैरासाइट वॉर्म्स की फॉर्म में आते हैं, जैसे वो शिस्टोसोमेसिया जो एक पैरासाइट है। इस तरह ट्राइकिनोसिस एक पैरासाइट जो मसल्स वगैरह में होते हैं। तो ये पैरासाइट्स होते हैं जो वॉर्म्स टाइप्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के साथ इन्वॉल्व नहीं करना। तो मलेरियल पैरासाइट को कौन इनगल्फ करता है, मोनोसाइट्स करते हैं। मोनोसाइट्स की जो मज़ीद डिवेल्प फॉर्म, मिच्योर फॉर्म, मोनोसाइट्स की मिच्योर फॉर्म कौन सी है, मैक्रोफेजेस है। तो ये आपके बड़ा अच्छा कंसेप्ट बनेगा यहाँ से, ठीक है, अगर आप इस वे में याद करते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ये मैसिव स्वेलिंग कॉज करते हैं, वो स्वेलिंग मतलब 5 टाइम्स तक बढ़ते हैं और मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन का जिक्र है तो न्यूट्रोफिल्स लगाना है। क्रोनिक इन्फेक्शन की बात है तो आपने मोनोसाइट्स लगाना है, मैक्रोफेजेस लगाना है। लार्ज स्केल फैगोसाइटोसिस की बात है 100, 3 to 20 और 100, सिंपल हो गया, ज़्यादा इसमें नहीं करते। किलिंग मशीनरी उधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, कौन कौन से आपको पता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, उसके बाद सुपर ऑक्साइड है, वो आप कर लोगे ना, इतना तो आप कर लोगे।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपको याद आ जाएगा। इसमें जो किलिंग मशीनरी होती है वो ज़्यादा एडवांस होती है। इसमें होते हैं लाइपेजेस। आपसे लाइपेजेस पूछा जाए वो किस में होता है तो आप मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स की तरफ जाओगे। हम एक चीज़ याद रखना जहन में, ये 5 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। ये जो मैक्रोफेजेस है ना, ये डिफरेंट लोकेशन पे जब होंगे ना तो इसके एक आपके डॉक्टर्स ने, आपके साइंसदानों ने एक स्पेशल से नेम दे दिए। तो नेम्स एम ही नहीं दिए उन्होंने, नेम्स कोई सोच समझ के दिए हैं। तो ये नेम्स भी आपने याद रखने, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेगा वो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्किन और सबक्यूटेनियस सेल्स में कौन से मैक्रोफेजेस होते हैं, आपने कहना है हिस्टोसाइट्स। ये हैं मैक्रोफेजेस, इनका काम यही 4 काम है। इमेच्योर इन ब्लड, मैसिव स्वेलिंग, क्रोनिक इन्फेक्शन, लार्ज स्केल फैगोसाइटोसिस, 10 बैक्टीरिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंटायर आरबीसी को खा जाते हैं, मलेरियल पैरासाइट को खा सकते हैं। सारे काम वही हैं, हिस्टोसाइट्स मैक्रोफेजेस ही हैं, लेकिन इसकी लोकेशन की वजह से ये नाम दिया है। सर अगर लंग्स में होंगे तो फिर क्या कहेंगे? लंग्स में भी मैक्रोफेजेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इन्फेक्शन कहीं भी आ सकता है ना, कहीं भी फाइगोसाइटोसिस करनी पड़ सकती है। लंग्स में जो होते हैं उनको कहते हैं एल्वुलर मैक्रोफेजेस, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? एल्वुलर मैक्रोफेजेस। अच्छा, लंग्स के जो मैक्रोफेजेस हैं उनके दूसरा नाम भी होता है डस्ट सेल। ये आपने नहीं भूलना। अगर डस्ट सेल्स भी आ जाए, ये आपने हिस्टो का भी एक एमसीक्यू समझ लें, डस्ट सेल्स आ जाए या एल्वुलर मैक्रोफेजेस आ जाए तो ये लंग्स के मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिवर में। लिवर का बड़ा आसान है, कुफर सेल्स होते हैं। अगर स्प्लीन और बोन मैरो की आ जाए तो ये कोई ख़ास नाम तो नहीं है इनका, लेकिन इनको मैक्रोफेजेस कहते हैं कि ऐसे मैक्रोफेजेस जो है ना ट्रेबिकुलाई ऑफ द रेड पल्प को लाइनिंग कर रहे हैं। ट्रेबिकुलाई ऑफ द रेड पल्प को जो लाइन कर रहे हैं ना वो मैक्रोफेज, वो स्प्लीन और बोन मैरो में आ जाते हैं। सिंपल। ब्रेन का ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोग्लिया, ठीक है। माइक्रोग्लिया आपने याद रखना है। आपके न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स में से मैं नहीं मान सकता कि कोई एमसीक्यूज आप गलत कर लो, ठीक है। ये मैंने आपको इतनी इम्पोर्टेंट हर चीज़ बता दी है। एमसीक्यूज वाली कोई चीज़ बची नहीं है जो आपसे ना हो सके, ठीक है। अब हमारे पास 2 सेल्स रह गए हैं, एक हमारे पास असिनोफिल्स हैं और बाकी हमारे पास दूसरे सेल्स हैं, वो अभी हम देखते हैं। असिनोफिल्स और बेसोफिल सेल्स को हम देखते हैं मज़ीद, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको साइड पे करता हूँ और हम अपना एमसीक्यू सब सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है कंपेयर टू दी न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस आर मच मोर पावरफुल, ठीक है। क्यों होते हैं? कौन सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको फैगोसाइटिक रोल को, मैक्रोफेजेस को जो है ना वो है इनमें से? तो इसमें से आपको पता है कि इनके पास क्या होते हैं, इनके पास लाइपेजेस होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के पास क्या होते थे? न्यूट्रोफिल्स के पास सुपर ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते थे। तो इनके पास क्या होते हैं? लाइपेजेस। लाइपेजेस क्या करते हैं? वो थिक लिपिड मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर आपका जो एक बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, ये नीचे लिखा हुआ है सर, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस जो होता है ना, तो उसको जो है ना न्यूट्रोफिल नहीं फैगोसाइटोस कर सकता, लेकिन इनके पास क्योंकि लाइपेजेस होते हैं तो ये जाके भाई ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस के जो मेम्ब्रेन है, लिपिड रिच मेम्ब्रेन है, वो लाइपेज की मदद से मैक्रोफेज कर सकता है, न्यूट्रोफिल नहीं कर सकता। याद रखना है आपने। बाकी की डिटेल भी आप पोज करके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा वीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द क्रोनिक लंग डिजीज, द फिजिशियन मेंशन डस्ट सेल्स। डस्ट सेल्स कौन से? एल्वुलर सेल्स, ठीक है। एल्वुलर मैक्रोफेजेस जो हैं, दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज मैक्रोफेजेस बिलोंगिंग टू विच सिस्टम? इसको कहते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। वो जितने भी मैंने मैक्रोफेजेस बताए थे, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम मतलब सेल्स पहले ब्लड में मोनोसाइट्स होते हैं, टिश्यूज़ में जाके फिर मेच्योर होते हैं, 5 टाइम्स एक्सवेल होते हैं, इसीलिए इसका नाम है मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। पहले तो बोन मैरो में बनते हैं, फिर ब्लड में आते हैं, ब्लड में 10 से 20 घंटे तक रुकते हैं, फिर जाकर टिश्यूज़ में चले जाते हैं, वहाँ पे 5 गुना तक स्वेल करते हैं और क्या बनाते हैं? टिश्यू मैक्रोफेजेस। और ये जो टिश्यू मैक्रोफेजेस आपके पास होते हैं इन्हीं को तो कहते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का ये पार्ट है मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। टिश्यूज़ में ये मस्त तक रहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ी ना आएगा, एंडोक्राइन सिस्टम तो नहीं आएगा, हीमेटोपोटिक सिस्टम, क्या हम कोई नए सेल्स बना रहे हैं? नहीं। ये बाइलरी सिस्टम ये भी नहीं आएगा। बाइलरी सिस्टम क्या होता है? लीवर और बाइल के दरमियान जो होता है ना वो वाला बाइलरी सिस्टम होता है। ये ईजी था। नेक्स्ट चलते हैं। वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन इज़ अ क्रिटिकल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अच्छा, वो कहता है कि स्ट्रेप्टोकोकाई, 2 तरह के आपसे बैक्टीरिया पूछ रहे हैं, एक होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई और एक होता है स्टेफाइलोकोकाई।
दोनों थोड़े नाम बड़े मिलते जुलते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी। सर इसको अच्छे से करवा दें, ये हम मिक्स ना कर दें। हम याद भी कर लें यहाँ पे, लेकिन एमसीक्यूज़ में जब हम करने लगें तो इतना ज़्यादा सिलेबस पढ़ा होगा सारा, मतलब फिजियो, बायोकेम, माइनर्स, एनाटॉमी, उसके बाद एम्ब्रियो, हर चीज़ पढ़ी होगी सर। ये तो फिर हमारे अंदर मिक्स हो जाएगा ना हमारे माइंड में। ये एमसीक्यूज़ आए तो हम किस तरह करेंगे? बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, ये आपने एक देख लेने हैं कि जो प्रोसेस है वो आपने लाजमी देख लेने हैं, ठीक है। एक तो ऑप्सोनाइजेशन होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, द प्रोसेस वेयर अ पैथोजन इज सिलेक्टेड या टैग किया जाता है फैगोसाइटोसिस के लिए। एंटीबॉडीज़ या कंप्लीमेंट सिस्टम यूज़ किए जाते हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको फाइगोसाइटोस करने के लिए, ये पता है। दूसरा इफेक्ट होता है वॉलिंग ऑफ इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मेरे जो है ना जो है जो फोर आर्म है, मेरा जो हाथ है, कोहनी के पास मुझे इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। मेरी एल्बो जो है वहाँ पे मुझे इन्फेक्शन हो गया है, तो मेरी बॉडी क्या चाहेगी? मेरी बॉडी चाहेगी कोहनी से इधर वाली साइड पे भी, हाथ वाली साइड की तरफ भी, और मेरे बाजू वाली की तरफ भी, शोल्डर की तरफ भी कोई ऐसी वॉल बना दी जाए ताकि ये जो बैक्टीरिया ये फैले ना। तो इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? वॉलिंग ऑफ इफेक्ट बनाते हैं। बहुत ही अच्छा होता है वॉलिंग ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना फिब्रिनोजन होते हैं, वो टिश्यू में लीक कर जाते हैं और वहाँ पे जो बैक्टीरिया वहीं पे उसके इर्द गिर्द दीवार बना देते हैं, एक जेल टाइप बना देते हैं ताकि ये वाले इधर उधर मूव ना कर सकें, ठीक है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा कंसेप्ट था एक, और होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये वॉलिंग ऑफ इफेक्ट, हमारी बॉडी ना जो ज़्यादा चीज़ टॉक्सिक होती है उसके लिए वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ज़्यादा होता है, और जो कम टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनके लिए वॉलिंग ऑफ इफेक्ट कम होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन सी चीज़ है जो कम टॉक्सिक है, ठीक है। अब जो आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं ना, 2 किस्म के होते हैं। एक होता है स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और जो एक होता है स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, ये लेस टॉक्सिक होता है। अब जो स्टेफाइलोकोकाई है ना, ये ज़्यादा टॉक्सिक है, तो वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ज़्यादा होगा, और वॉलिंग ऑफ रैपिड वॉलिंग ऑफ होगी, ठीक है। और इससे बॉडी को ख़तरा कम होगा क्योंकि आपकी बॉडी ने रैपिड वॉलिंग ऑफ कर ली। जबकि ये स्ट्रेप्टोकोकाई है ना, जिसमें आर है, देखो एक में आर आ रहा है, एक में आर नहीं आ रहा। जिसमें आर आ रहा है ना, उसमें क्या है, इसमें टॉक्सिक कम है तो वॉलिंग ऑफ स्लो होगी, तो इसकी वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बॉडी ने बड़ा लाइटली ले लिया, यार इसका तो इतना टॉक्सिक है नहीं, खैर है इसको तो कोई नहीं, तो इसकी वजह से डेथ होने का चांसेस ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा लीथल होता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई सर, अब आपने बताया था कि इतनी बुक्स हैं, ये वो कहानी सुनाई थी कि हमें, तो हम भूल जाएंगे। वाकई अगर हम भूल गए तो बेटा याद रखना है, जिसमें आर आ रहा होगा ना, उसमें रैपिड वॉलिंग ऑफ नहीं होगी, उसमें स्लो वॉलिंग ऑफ होगी। देखो स्ट्रेप्टोकोकाई में आर आ रहा है ना, तो जिसमें आर आ रहा होगा ना, आपने कहना है कि इसमें तो रैपिड वॉलिंग ऑफ हो ही नहीं सकती, तो स्टेफाइलोकोकाई में रैपिड वॉलिंग ऑफ होगी। सिंपल है, हो जाएगा आपको याद इंशाल्लाह। अब हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ भी आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ में यही पूछ रहा था, वो कह रहा है स्ट्रेप्टोकोकाई काज स्लोअर लेस इंटेंस लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन। मैंने ये ना, ये लेस टॉक्सिक है, इसमें टॉक्सिसिटी कम है, तो इसमें रैपिड वॉलिंग ऑफ तो नहीं होगी ना, इसमें स्लोअर वॉलिंग ऑफ होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, स्ट्रेप्टोकोकाई काज स्लोअर लेस इंटेंस लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन। दूसरा स्टेफाइलोकोकाई कैन मूव बाय फास्टर, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमें नहीं पता स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई, मोशन के बारे में हमने डील नहीं करना। स्ट्रेप्टोकोकाई आर रेजिस्टेंस टू ऑल एंटीबॉडीज, ये भी हमने नहीं डील करना। स्ट्रेप्टोकोकाई आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, ऐसी भी बात नहीं है, दोनों रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। वॉलिंग ऑफ इजीली होती है ना, एक में रैपिड होती है जिसमें आर नहीं होता, स्टेफाइलोकोकाई उसमें रैपिड होती है, जिसमें आर होता है स्ट्रेप्टोकोकाई उसमें स्लो होती है। स्टेफाइलोकोकाई डू नॉट रिलीज टॉक्सिन, ऐसी भी बात नहीं है, दोनों टॉक्सिन को रिलीज करते हैं। इसका अल्फा आएगा हमारे पास, इसको पोज करके आप देख सकते हो। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 10। ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मल्टीपल लाइन्स ऑफ डिफेंस आर एक्टिवेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस? इंक्रीज्ड बोन मैरो प्रोडक्शन, मोनोसाइट मैक्रोफेज इन्वेजन। अच्छा, ये जितने भी ऑप्शन है ना, हर ऑप्शन एक लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस को प्रेजेंट कर रहा है? नहीं पता चलेगा। अगर आप बहुत अच्छा स्टडी करते हैं तो आपको आइडिया होगा, लेकिन जिस वे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वे में आपको नहीं पता होगा। अच्छा,
अच्छा, जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसमें ना आपके पास आएंगे टिश्यू मैक्रोफेजेस, ठीक है। जितने भी टिश्यू मैक्रोफेजेस होंगे वो इसमें आएंगे। टिश्यू मैक्रोफेजेस की अगर बात होगी ना तो आपने चुप करके लगा देना है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि टिश्यू मैक्रोफेजेस, क्या बात कर रहे हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस? सर आपकी बोन मैरो में बनते हैं सेल्स, ये वाइट ब्लड सेल, फिर ब्लड में आते हैं, ब्लड में मोनोसाइट्स कहते हैं, ब्लड से फिर ये जाते हैं टिश्यूज़ के अंदर, इसको कहते हैं मैक्रोफेजेस। तो टिश्यूज़ के अंदर ऑलरेडी मैक्रोफेजेस पड़े होंगे। अगर वो स्किन है तो हिस्टोसाइट्स कहेंगे, अगर लीवर है तो कुफर सेल्स कहेंगे, अगर लंग्स हैं तो एल्वुलर मैक्रोफेजेस या डस्ट सेल्स कहेंगे, ठीक है। ब्रेन है तो माइक्रोग्लिया कहेंगे। तो ये ऑलरेडी ये मैक्रोफेजेस आपके टिश्यूज़ में पड़े हैं, इनको कहते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस, और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो आपने कहना जो ऑलरेडी मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं ना टिश्यूज़ में, पहले भी तो पड़े होते हैं ना, तो वो हमारे पास जो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में होते हैं। सर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में न्यूट्रोफिल्स आते हैं। जितने भी न्यूट्रोफिल्स हैं वो आपके ना ब्लड से टिश्यूज़ में जाना शुरू हो जाएंगे और बोन मैरो मज़ीद न्यूट्रोफिल्स बनाना शुरू कर देगी, जिसको कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया इसको कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। बच्चों ये सेकंड के लाइन में एन आ रहा है, सेकंड यहाँ पे देखो सेकंड लाइन में एन आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है एन। तो एन से हम याद ना रख लेंगे न्यूट्रोफिल्स होते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। कैसा रहेगा बच्चे? अगर डॉक्टर साहब कैसा रहेगा अगर हम इस तरह कर लें तो हमारा माइंड को थोड़ा कम खपना पड़ेगा, एग्जाम में हम भूलेंगे नहीं। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाते हैं। पहले लाइन ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? टिश्यू मैक्रोफेजेस जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं टिश्यूज़ के अंदर। सर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में तो सर क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, हम इस तरह नहीं कर सकते कि हमारे जो ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स हैं उनको भेजा जाए टिश्यूज़ के अंदर और उनको 5 टाइम तक स्वेल करवा के मैक्रोफेजेस बना दिया जाए? हाँ ये भी अच्छा तरीका है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जो आपके पास जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में होता है हमारे पास टिश्यू में सेकेंड मैक्रोफेज इन्वेजन वाले, ठीक है। सेकेंड मैक्रोफेजिस इन्वेजन वाले जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं। कौन से होते हैं सर? ये वाले होते हैं जो कि ब्लड मोनोसाइट्स होते हैं, वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर करते हैं और फिर वहाँ पे जाकर मैच्योर होते हैं 5 टाइम्स तक, आपको पता है। और कुछ वीक्स के बाद इसमें टाइम लगता है, फिर मोनोसाइट्स जो होते हैं ना वो मैक्रोफेजिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेरी गुड सर, बहुत ही कमाल से अच्छे से समझ आ गई हमें। अच्छा मुझे बताओ फोर्थ लाइन में क्या होता है? फोर्थ लाइन में होता है आपकी बोन मैरो जो होती है ना वो जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देती है। इस पे डिफरेंट जो फीडबैक फैक्टर्स हैं, इंड्यूसर फैक्टर्स हैं, वो आके रिएक्ट करते हैं और आपकी जो बोन मैरो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्स बनाने लग जाती है। ये होता है फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इन ऑप्शंस में से आप मुझे बताएं कि कौन सा ऑप्शन कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ऑप्शन डेल्टा, दिस डेल्टा जिसके ऊपर जो थोड़ा सा डार्क हो गया, टिश्यू मैक्रोफेजेस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड एन फॉरन हिंट किया होगा, न्यूट्रोफिल इन्वेजन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी कहते हैं। ब्लड से मोनोसाइट्स आएंगे और बहुत ज़्यादा मैक्रोफेजेस बनाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इंक्रीज बोन मैरो प्रोडक्शन, फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। इसलिए तो मैं कहता हूँ बेटा कि हमने जो एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं वो एक सीक्वेंस के साथ किए हैं, उसके ऑप्शंस को इस तरह बनाया कि आपका कंसेप्ट, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो और आप कभी भी एमसीक्यूज गलत ना कर सकें। कैसा लगा एमसीक्यूज? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था। इसमें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या मैं टिश्यू मैक्रोफेज लगा दूँ? नहीं, न्यूट्रोफिल इन्वेजन। इंशाल्लाह इस तरह का कोई एमसीक्यूज आप गलत नहीं करेंगे। अच्छा एमसीक्यूज नंबर 11 है, कहता है प्रोडक्शन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स बाय द बोन मैरो इज रेगुलेटेड बाय सेवरल ग्रोथ फैक्टर, विच फैक्टर स्पेसिफिकली स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ बोथ लाइनेज। इस तरह का मुझे ग्रोथ फैक्टर बताओ जो दोनों लाइनेज को जो ना वो कंट्रोल करता हो, स्टिमुलेट करता हो। पिछले चैप्टर में ना क्लोनिंग फॉर्मिंग यूनिट पढ़े थे, वो यूनिट थे ये जो फैक्टर्स हैं, स्टिमुलेटिंग फैक्टर हैं, ये जो जितने भी है ना GCSF जो आ रहा है ना, ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक है मोनोसाइट क्लोनी फॉर्मिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये तो नहीं होगा ना, दोनों लाइनेज के लिए जो होता है वो ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स
क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर होगा, तो GM-CSF हो जाएगा दोनों के लिए। अगर सिर्फ मोनोसाइट्स के लिए पूछता तो हम MCSF लगा देते। अगर ग्रैनुलोसाइट्स के लिए देता निब, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल के लिए पूछता ग्रैनुलोसाइट्स के लिए, तो हम ये GCF लगा देते हैं। ठीक है, ये आप पॉज करके देख सकते हो, ईजी था ये। कहता है कि eosinophils आर नोन टू बी वीक फैगोसाइट्स बट आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर सर्टेन इन्फेक्शन। हमने क्या क्या पढ़ लिया था, आपको याद होगा, हमने न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को अच्छे से पढ़ लिए। अब हमने eosinophils और बेसोफिल्स को पढ़ना है। अच्छा, eosinophils के बारे में याद रखना, अगर पैरासाइट्स की बात है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं बैक्टीरिया का नहीं कह रहा, मैं कोई वायरस का नहीं कह रहा, ये पैरासाइट्स और चीज़ें होती हैं सर। पैरासाइट्स ये eosinophils के साथ आपने रिलेट करना है। ठीक है, अगर एलर्जी का जिक्र है, आपने eosinophils की तरफ जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये MCQs आएगा, ये MCQs बड़ा आता है और ये उनको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं इस MCQs को। ये MCQs आपके पास मेजर बेसिक प्रोटीन्स, अगर मेजर बेसिक प्रोटीन्स के बारे में अगर पूछेगा कि किसका किलिंग मशीनरी कौन सी है, मुझे बताओ न्यूट्रोफिल्स में क्या थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मुझे बताओ कि मोनोसाइट्स मैक्रोफेज में कौन सी थी, उनमें थी लाइपेजेस। eosinophils में क्या है, मेजर बेसिक प्रोटीन्स। अच्छा, ये थोड़े स्मॉल होते हैं, अब इतने ज़्यादा फैगोसाइटोज में अमल दखल इनका नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये क्या कैसे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो मशीनरी है वो तो हमने देख ली है, वो क्या है, मेजर बेसिक प्रोटीन्स को रिलीज़ करते हैं। और ये कोई भी एलर्जी जहाँ पे हुई हो ना, आपके बॉडी में कहीं भी एलर्जी हुई हो, जैसे एस्थमेटिक लंग्स हो, ऐसे लंग्स जिनको अस्थमा हुआ हो, तो वहाँ पे माइग्रेट करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। बिकॉज जो है ना, वहाँ पे ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ECF क्या, ये मास्ट सेल रिलीज़ कर रहा होता है। मास्ट सेल क्या रिलीज़ करता है, जहाँ पे एलर्जी हुई हो वहाँ पे क्या करता है, मास्ट सेल्स रिलीज़ करते हैं ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं है, इसको कहते हैं eosinophilic कीमोटैक्टिक फैक्टर, जिसके वजह से वहाँ पे eosinophils इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए तो हम कहते हैं जहाँ पे एलर्जी होगी तो वहाँ पे हमारे पास eosinophils मौजूद होंगे। जो eosinophils होते हैं ना, फिर वो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। जो आपकी इन्फ्लेमेशन है ना, eosinophils के बारे में याद रखना है, ये इन्फ्लेमेशन को मॉडुलेट करते हैं, कम करते हैं। कम से याद रख लो, अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है तो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगे नहीं। बेसोफिल इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जो eosinophils है ना, वो डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब जो एलर्जन पड़ा हुआ है, इन्फ्लेमेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करेंगे। तो जो इन्फ्लेमेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, जब उनकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी तो इन्फ्लेमेशन कम ही होगी ना, इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होगी, मॉड्यूलेशन होगी उसकी। तो इस तरह आपने याद रखना है इसको। और ये बहुत अच्छे हैं eosinophils ना, और ये आपको बार बार MCQs में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन अब आपका जो माइंड है वो क्लियर हो गया। किलिंग मशीनरी कौन सी है eosinophils की, मेजर बेसिक प्रोटीन्स। बेसोफिल्स को भी साथ ही देख लो। ठीक है, बेसोफिल्स जो होते हैं ना, मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स, आपने मास्ट सेल्स को जेन में इतना नहीं रखना, बेसोफिल्स को रखो। अच्छा, इसमें आपने रखना, ये भी एलर्जिक रिएक्शंस में होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हर किसी का करैक्टर अलग होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई। ये भी एलर्जिक में eosinophils का भी एलर्जी में जिक्र आएगा, बेसोफिल्स का भी आएगा। eosinophils जो होते हैं ना, वो मेजर बेसिक प्रोटीन्स रिलीज करते हैं और इन्फ्लेमेशन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है। जबकि बेसोफिल्स जो होते हैं ना, ये इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करते हैं। इनमें जो होती है ना IgE एंटीबॉडीज़, इनके साथ आके अटैच होती है। आपसे MCQs पूछा जाएगा कि किस सेल के साथ आके एंटीबॉडी IgE अटैच होती है। आपने eosinophils नहीं लगाना, आपने बेसोफिल लगाना है। बेसोफिल जो है ना, वो एंटीबॉडी IgE के साथ अटैच होते हैं। आपसे पूछा जाएगा हिस्टामिन कौन रिलीज़ करता है, तो MD-CAT भी आप देखे हैं ना, MD-CAT में भी आपको पता था बेसोफिल्स जो है ना वो हिस्टामिन रिलीज़ करते हैं। हेपारिन कौन रिलीज़ करता है, हेपारिन बेसोफिल्स या मास्ट सेल्स रिलीज़ करते हैं। इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, ये MCQs भी आएगा कि ब्लड क्लॉटिंग को कौन रेगुलेट करता है, वो कौन होता है, हेपारिन की मदद से बेसोफिल्स करते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना एक चीज़, अब जो है ना हमारे पास IgE जो एंटीबॉडीज़ होती है, ठीक है, ये बेसिकली ना IgE जो एंटीबॉडीज़ है ना, ये एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करती है, वजह बनती है एलर्जिक रिएक्शन की। तो ये IgE एंटीबॉडीज़ जो है ना, ये देखो,
ये मेरे पास जो गोल है, ये पूरा गोल है, ये जो गोल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये गोल है, इसके अंदर थोड़े से कोई कीमोटैक्टिक एजेंट्स पड़े हुए हैं, कोई मतलब इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना बेसोफिल्स जो है इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, तो इनके अंदर पड़े हुए हैं, इनके ऊपर आके लग जाती है एक एंटीबॉडी, ये रेड सी, ये वाई शेप होती हैं जो एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडी लग गई, ये IgE एंटीबॉडी है। तो जैसे ये एंटीबॉडी आके लग गई, ठीक है, तो अब ये पहली दफ़ा जो फर्स्ट एक्सपोजर हुआ है ना, पहला एक्सपोजर जब हुआ है किसी भी पेशेंट को किसी एलर्जन से, तो ये इस तरह ऐसे बन जाएगी। अब जो क्या होगा, अब सेकंड टाइम जब कोई एंटीजन आएगी, जब सेकंड टाइम कोई भी एंटीजन आई और आके अटैच हुई, तो ये वाली जो है ना, ये बेसोफिल्स के अंदर से जो सब्सटेंसेस है वो रिलीज़ हो जाएंगे। देखो पहली दफ़ा जब फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, कोई एलर्जन आया, तो वो उस एलर्जन की वजह से क्या हुआ, ये बेसोफिल सेल या मास्ट सेल्स के ऊपर आके सिर्फ एंटीबॉडी लगी, कुछ रिलीज़ नहीं हुआ बेसोफिल या मास्ट सेल से। लेकिन जब सेकंड एक्सपोजर हुआ, जब दोबारा एंटीजन आके इस एंटीबॉडी के ऊपर अब लग गई, तो ये नीचे से खुल गया, नीचे से ये सब्सटेंसेस बाहर आने लग गए, ठीक है। और ये एंटीजन की वजह से ये रिलीज़ होते हैं। और ये कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपके पास यहाँ पे हिस्टामिन हो सकता है, ब्रेडिकाइनिन हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है, हेपारिन हो सकता है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफ्लेक्सिया हो सकते हैं, ठीक है। हिस्टामिन क्या करते हैं, एक मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ आपको, आपकी ज़िंदगी आसान करने लगा हूँ। इस एक एमसीक्यूज आता है कि ये क्या करता है, ये आपके पास वैजो डायलेशन करता है हिस्टामिन, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज, कभी कंस्ट्रिक्शन कभी वैजो डायलेशन। ब्लड में ब्लड वेसल की वैजो डायलेशन करता है, जबकि लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होती हैं, वो ब्लड वेसल्स नहीं होती, ब्रोंकाई होती हैं जो लंग्स की जो है, जहाँ से सांस लेते हो, उसकी उसकी कंस्ट्रिक्शन करता है। मतलब ब्लड वेसल को खोल देता है और सांस आपका थोड़ा तंग कर देता है, वो उसकी वजह से, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ये चीज़ें बड़े कंफ्यूज करती हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ एमसीक्यूज में। अच्छा क्या एमसीक्यूज है यहाँ पे, वो कहता है कि eosinophils आर नोन टू बी वीक फैगोसाइट्स हैं, बट आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर सर्टेन इन्फेक्शन इन विच क्लिनिकल कंडीशन वुड अ पेशेंट लाइकली शो अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन eosinophils। कहाँ पे होंगे, मुझे बता सकोगे। मैंने eosinophils पे आपको बताया था कि पैरासाइट की जब बात आएगी, तो आपने eosinophils के नाम की तरफ गौर देना है, ठीक है। पैरासाइट्स की जब बात आएगी, बैक्टीरिया वायरस की नहीं बात करनी। अक्यूट वायरल नमोनिया नहीं सर, eosinophil का कोई चक्कर नहीं है, वो पैरासाइट की फॉर्म है। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन सर ये बैक्टीरिया है, आपने कहा था eosinophils में पैरासाइट बताना है। ल्यूकोपीनिया सर क्या बता रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स इसमें ज़्यादा हो रहे हैं ल्यूकोपीनिया में, इसका क्या ताल्लुक है। क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, इसमें क्या है सर, इसमें तो वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोपीनिया में वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं। क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, इसमें वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे सर, इसका क्या ताल्लुक है। शिस्टोसोमियाज, शिस्टोसोमियाज प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, मेरे ख्याल में मैं तो ऐसे प्रोनाउंस करता हूँ, शिस्टोसोमियाज, ठीक है। ये एक पैरासाइट है, इसका ये आंसर आएगा। ये कौन सा पैरासाइट है, ठीक है। ये लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट्स आपको पता है, शिस्टोसोमियाज वेयर दे अटैच टू किल एंड जीवनाइल फॉर्म्स ऑफ द पैरासाइट, जो मतलब यंग एज में होते हैं पैरासाइट्स, उनको किल करता है। ल्यूकोपीनिया मैंने आपको कहा था डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल्स, शुरू में शायद मैं इंक्रीज कह गया हूँ, वो ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया में इंक्रीज होता है, ल्यूकोपीनिया में डिक्रीज होते हैं, ठीक है। ये देख लेना आपने। अच्छा एमसीक्यूज था ये, कहता है बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स प्ले अ की रोल इन प्रिवेंटिंग ब्लड कोagulation विच ऑफ द विद इन द माइक्रो सर्कुलेशन विच सब्सटेंस डू दे रिलीज टू अचीव दिस इफेक्ट। मैं बता चुका हूँ आपको, हेपारिन, ज़्यादा लंबा नहीं करते, ये पढ़ लीजिएगा आप। सेरोटोनिन जो होती है ये वेजुलर, जो ये बेसिकली ये जितने भी हैं ना, ये सारे वेजो डायलेटर हैं। सेरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, ये वेजो डायलेटर हैं। हिस्टामिन स्पेशली जो है ना वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर भी है, जो है ना सांस लेने में मुश्किल कॉज करता है हिस्टामिन, इसीलिए एस्दमा में हिस्टामिन रिलीज होता है। ल्यूकोपीनिया, अच्छा एमसीक्यूज है, बहुत अच्छा एमसीक्यूज है, वन लाइनर पे पूछा जा सकता है, गाइडन की लाइन है। ल्यूकोपीनिया इज अ डेंजरस क्लिनिकल कंडीशन बिकॉज इट लीव्स द बॉडी अनप्रोटेक्टेड। ल्यूकोपीनिया में वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं। हाउ लॉन्ग आफ्टर द बोन मैरो स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग वाइट ब्लड सेल डू सिम्टम्स लाइक माउथ अल्सर टिपिकल अपेयर। ये एमसीक्यूज इसी तरह आते हैं, यूएचएस स्टाइल एमसीक्यूज है ये, क्लिनिकल बेस एमसीक्यूज जो कहते हैं ना, तो इसी तरह, कोई लंबा क्लिनिकल नहीं आता है ये, इसी तरह के माउथ अल्सर कब तक अपेयर होना शुरू हो जाएगा,
तो बेसिकली ये जो आपको पता होगा कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स वो कम होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी वाइट ब्लड सेल्स भी तो पड़े हुए हैं ना आपके बॉडी के अंदर, जिसका जो थोड़ा लाइफ स्पैम जो पड़ा है वो 10 to 20 आवर्स तक होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो पड़े हुए हैं, तो वो कुछ देर तक तो कंपनसेट कर लेंगे। तो विद इन 12 आवर्स नहीं आएगा, तकरीबन 2 डेज तक आ जाएगा, ठीक है, विद इन 2 डेज। बेसिकली होता क्या है, जो आपका नॉर्मल फ्लोरा होता है ना आपके स्टमक में पड़ा हुआ है, तो वही आपकी बॉडी पे अटैक कर देते हैं। नॉर्मली तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, आपका डिफेंस अच्छा है, तो जो आपके अंदर से बगावत नहीं होती, जो बैक्टीरिया पड़ा है नॉर्मल फ्लोरा, लेकिन अगर आप वाइट ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। और तकरीबन ये 12 घंटे वाला मैंने आपको बता दिया, ये पहले से मौजूद ल्यूकोसाइट्स भी पड़े होते हैं, तो वो थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर डेथ हो सकती है। विद इन ट्रीटमेंट, विदाउट ट्रीटमेंट डेथ ऑफन ऑकर्स इन लेस देन 1 वीक। ठीक है, ये आपने ये भी MCQ से याद रखना है। Leukemia often causes a profound deterioration of the body's normal protein tissue. What is the primary cause of the metabolic deterioration? ठीक है, मेटाबॉलिक डिटोरिएशन की प्राइमरी कॉज क्या है? अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना मैंने आपको कहा था कि लीकोपीनिया में क्या होता है, डेंजरसली लो WBC प्रोडक्शन होती है विदाउट ट्रीटमेंट, death ensure in less than 1 week because normal flora, bacteria in mouth and GIT tract invade tissue causing ulcer and severe respiratory infection। ठीक है, मिलती है हमारे नॉर्मल फ्लोरा को, तो वो अटैक कर देते हैं। ठीक है, मुझे जहन में नहीं आ रहा ये जो ना ऑपरचुनिटिस्टिक अटैक होता है, इस तरह का वर्ड था मेरे, वो नज़रों से भी नहीं गुजरा, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि इस तरह की कुछ होता है, जैसे वो एड्स की केस में होता है, तो इस तरह का केस होता है, ये आपने देख लेना है। ये आप ट्रिगर्स देख सकते हैं, कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन ल्यूकीमिया में क्या होता है, अनकंट्रोल कैंसर म्यूटेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स का हो जाता है। इसमें देखो, एक्सट्रीम फटीग ड्यू टू द मेटाबॉलिक स्टारवेशन, इसमें क्या होता है, कैंसर सेल्स जो होते हैं ना वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं आपकी बॉडी के जो अमाइनो एसिड्स हैं। ज़ाहिर है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, बॉडी के लिए अमाइनो एसिड ज़रूरी हैं, लेकिन आपके कैंसर सेल्स अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, क्यों, ल्यूकीमिया में ब्लड सेल्स बन रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इनको खाना शुरू कर देते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स बाय रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स, आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है बीटा, ठीक है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। Which of the white blood cell is primarily produced in the lymphogenous tissue such as spleen, thymus and tonsils? ये आपको पता है, आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, T लिम्फोसाइट थाइमस में बनते हैं, B लिम्फोसाइट्स आपके कहाँ पे बनते हैं, वो डिफरेंट जगह पे बनते हैं, लाइक बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये आप देख लो, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। 45-year-old male with a history of undercooked pork consumption डिवाइस मसल पेन, मैंने आपको कहा था मसल पेन और हाई एसिनोफिल काउंट किस में होता है, किस वजह से, कौन सा पैरासाइट का नाम आए और एसिनोफिल का नाम ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैंने आपको बताया था ट्राइकोनोसिस एक पैरासाइट है जो आपकी मसल्स में ना, मसल्स में पेन शुरू कर देता है। ठीक है, मसल पेन शुरू हो जाती है, तो इसकी वजह से होता है ट्राइकोनोसिस की वजह से। ये वन लाइनर के तौर पे आ सकता है, ये आपने पढ़ लेना है। शिस्टोसोमियाज, ये आपको पता है, ये वाटर से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? ठीक है ये एक वन लाइनर के तौर पे है, खैर छोड़ो। एक्टिवेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जाहिर सी बात है ये आएगा, बाकी कोई नहीं बन रहा। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ये सिंपल से भी आते हैं, लेकिन बड़ी सी स्टेटमेंट देख के आपके पास टाइम कम होता है एग्ज़ाम में, तो आपको लिए मुश्किल होती है, आपको डर लगता है, तो डरना नहीं है। बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे के जैसे देखिए बिल्कुल सिंपल सी लाइन दे दी और उसका अल्फ़ा आंसर ही बन रहा है, सिंपल सा। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है एम्बॉयड मूवमेंट में ना, जो मैक्रोफेजेस करते हैं, तो मैंने आपको शायद ये बताया था 40 माइक्रोमीटर पर मिनट होती है। ये आपने याद रखना, ये वन लाइनर के तौर पे आ सकता है, इसलिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे 40 माइक्रोमीटर पर मिनट। ये आपकी गाइटन की लाइन है, एग्जैक्ट लाइन है। फॉर्मेशन ऑफ द पस इन द इन्फ्लेम्ड एरिया इज़ अ कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग। व्हाट डज द मिक्सचर ऑफ पस प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ सेवरल डेज के बाद क्या क्या होता है, पस में क्या होता है? मैंने कहा था पस का नाम आया अपने न्यूट्रोफिल्स से याद रखना है, डेड न्यूट्रोफिल्स, नॉट लिविंग न्यूट्रोफिल्स।
इसमें देखो डेड न्यूट्रोफिल्स एक में ही आ रहा है, लिविंग न्यूट्रोफिल्स भी डाल दिया है कंफ्यूज करने के लिए, नहीं आएगा। नेक्रोटिक टिश्यू हो गया, डेड न्यूट्रोफिल्स होंगे, डेड मैक्रोफेजेस होंगे, टिश्यू फ्लूइड होगा, ये वाला आंसर ठीक है। बाकी रोज रोक के पोज करके देख सकते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है या अभी तक नहीं किया वीडियो को? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। यार लंबी बनती है मुझे पता है, लेकिन मैंने ऐसे पढ़ाना होता है ना, आप 2 की स्पीड पे करके इसको देखा करो प्लीज़। अगर आपने को कंसेप्ट आपके अच्छे हैं तो एमसीक्यूज पे गौर किया करो, और कंसेप्ट जो मेरी इजाफी चीज़ें हैं वो नोट डाउन किया करो। जो बिगिनर होता है ना बच्चा, उसकी को भी देखना पड़ता है ना यार, जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ लग रही कैसे चीज़ें चल रही हैं। एमबीबीएस में आ गया तो पहला साल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट जो बनाऊंगा ना सेकेंड ईयर के एम्स, उसमें थोड़ा तेज़ तेज़ पढ़ाऊँगा आपको। जब कोई कमी खराबी हो, कोई नॉलेज में कोई इस तरह की गलत चीज़ हो गई हो, वो मुझे बताना। वैसे तो बहुत ही डिटेल और रिसर्च के साथ हम लेक्चर बनाते हैं और बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर कुछ भी हुआ ना प्रॉब्लम तो बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरों तक पहुँचाना है ताकि दूसरों की भी लाइफ आप आसान कर सकें, ठीक है। What a neutrophil approaches a bacterial when a neutrophil approaches a bacterial particle, it projects extension in all direction around it. What are these extension called? को पता है ये सूडोपोडियाज बनाते हैं, एम्बॉयड मूवमेंट होती है तो सूडोपोडियाज बनाते हैं, बाकी कोई सिलिया शिलिया नहीं बनते। कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला हुआ ये एमसीक्यूज, सिर्फ कन्फ्यूजन से भरने के लिए बनाया, बाकी कोई बात नहीं थी इसमें। इस तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर्स में भी दिए जाते हैं। Most mast cells and basophils release several substances that mediate allergic manifestations. कौन सा नहीं है इसमें से? हिस्टामिन भी है, ब्रेडिकाइनिन भी है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस और एनाफ्लेक्सिया भी है, सेरोटोनिन भी है। माइलोपेरोक्सीडेज मैंने कहाँ पे बताया था आपको, शायद आपको याद रहा होगा। माइलो मैंने आपको न्यूट्रोफिल्स में बताया था, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उन्हीं में माइलोपेरोक्सीडेज, तो आपको याद होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइलोपेरोक्सीडेज आएगा, तो ये वाला नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। ये वाली लिस्ट यार, ये वाली लिस्ट देख रहे हो ना, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हेपारिन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस, एनाफ्लेक्सिया, तो ये सारे मास्ट सेल और बेसोफिल से रिलेटेड हैं, बाकी नहीं है। विच स्पेसिफिक टिश्यू मैक्रोफेजेस इज फाउंड लाइनिंग द लीवर साइनोसाइट्स? जो लीवर साइनोसाइट्स को करते हैं, आपको पता है लीवर के साथ जो होते हैं मैक्रोफेजेस, उनको क्या कहते हैं? कोफर सेल्स होते हैं, जो स्किन में होते हैं हिस्टोसाइट्स, ब्रेन में माइक्रोग्लिया, जो लंग्स में होते हैं उनको एल्वुलर मैक्रोफेजेस कहते हैं। लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, ये कोई मैक्रोफेजेस नहीं है, इनको क्या कहते हैं? लेंटिसुलर सेल्स, क्या है ये? डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं स्किन के अंदर, ठीक है। नोट द मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर। हाउ डू दी eosinophils assist in the controlling the spread of the local inflammatory process in allergic tissues? eosinophils क्या करते हैं? ये आपको पता है रेगुलेट करते हैं। बेसोफिल तो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? जो इन्फ्लेमेशन जो कॉजिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो देखो बाय फॉर्मिंग ए फिजिकल वॉल, नो भाई फिजिकल वॉल क्यों बनानी है? बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, नहीं यार, बाय रिलीजिंग मोर हिस्टामिन, हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज़ करो ताकि ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, है नहीं। बाय रिलीजिंग हेपारिन टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द एरिया। हेपारिन कोज करने से कौन सा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है? अगर आपने कंसेप्ट के साथ ये लेक्चर लिया है तो हेपारिन तो ब्लड क्लॉटिंग करता है, तो ब्लड फ्लो तो कम होगा ना। बाय डिटॉक्सिफाइंग इन्फ्लेमेशन इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस एंड फैगोसाइटोजिंग एलर्जन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, नीचे पढ़ सकते हो। रोज़ा होता है, गला बैठ जाता है यार, और इतना डिटेल में पढ़ाना होता है। मैं यकीन मानो कि कोई कमी नहीं छोड़ता कि आपका कोई कंसेप्ट मिस हो, कोई आपका हर्ज हो किसी चीज़ में, ईमानदारी से पढ़ाना होता है। ये फील्ड ही ऐसी है, मुझे पता है ना मैं आपको किस तरह पढ़ा रहा हूँ, दिल के साथ। इन दी स्प्लेनिक, जो स्प्लेनिक पल्प होता है ना, ब्लड सेल पासिस थ्रू द कोर्स ऑफ द रेड ब्लड लाइन विद द वास्ट नंबर्स ऑफ मैक्रोफेजेस। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दी स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस? इनका क्या काम होना चाहिए? इनका काम होना चाहिए, मैक्रोफेजेस का काम यही होता है फैगोसाइटोसिस करना ओल्ड अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। बाकी पढ़ सकते हो, कोई इतना खास मुश्किल एमसीक्यूज नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स न्यूट्रोफिलिया? न्यूट्रोफिलिया आपको पता है क्या होता है? जब भी न्यूट्रोफिल्स की तादाद बढ़ जाती है, पीनिया का मतलब कम होना होता है, न्यूट्रोफिलिया का मतलब ज़्यादा है, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं करना, मुझे पता है कहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये डिक्रीज इन द टोटल, नहीं बिल्कुल नहीं। द फेलियर ऑफ न्यूट्रोफिल्स टू अंडरगो डायबिटीज, नहीं। कैंसर म्यूटेशन ऑफ द माइलोजिनस सेल, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मोनोसाइट इनटू मैक्रोफेजेस,
ये कब से न्यूट्रोफिलिया कहलाने लग गया। लास्ट ऑप्शन सही है, एनक्यूटी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्लड न्यूट्रोफिल्स ड्यू टू द बोन मैरो मोबिलाइजेशन। रोक के पढ़ सकते हो। माइलोजेनस ल्यूकीमिया बिगिंस विद द कैंसर प्रोडक्शन ऑफ यंग माइलोजेनस सेल्स। किस में होता है आपको पता है? ये बोन मैरो के अंदर होता है। ल्यूकीमिया कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? बोन मैरो की वजह से प्रॉब्लम होती है। ये मैं आपको यहाँ पे बता भी चुका हूँ। यहाँ पे देखो ल्यूकीमिया में इसका आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कैंसर म्यूटेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और चीज़ें क्लियर होती हैं। देखते हैं हमारे कितने नंबर आए हैं। वाओ ग्रेट, अच्छा हो गया। और होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। और टी लिम्फोसाइट्स और उसके बाद हम एक लेक्चर और है एबी ब्लड सिस्टम और हीमोस्टेसिस, उसके बाद आपका ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा। 61 चैप्टर है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, वो ईजिली हम कवर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।